दोस्तों माजिद मकसूद है। आज मेरे साथ मेरे दोस्त आफताब अहमद गोरया साहब ऑस्ट्रेलिया से वाया जूम मौजूद है और उससे मुल्क के हालात पे बात करेंगे। पोस्ट इलेक्शंस मुल्क में क्या हो रहा है। आज एक बम शेर तो निकला है रावलपिंडी से, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन पहला सवाल आफताब साहब, मैं आपको वेलकम करते हुए पहला सवाल ये करता हूँ, आप पोस्ट इलेक्शंस मुल्क के हालात कैसे देख रहे हैं? और इलेक्शंस में जो आपने भी कुछ ये प्रेडिक्शन की थी, आप उसकी रोशनी में भी बताएं। लाहौर के हल्का जो NA 127 उसके हवाले से भी और पूरी पंजाब के हवाले से भी आप डिसअपॉइंट हुए हैं और आप समझते हैं कि ये सेटिस्फैक्ट्री है आपके लिए? नहीं, सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं कह सकते हैं, है तो डिसअपॉइंटिंग। और मैं शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस तरह का रिजल्ट उधर से। चलें, अगर ना भी जीतते तो मैं उधर से थोड़ा बेहतर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था। और इसमें जो मैं ब्लेम करूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग उधर मौजूद थे ग्राउंड पे, जो कैंपेन के जिम्मेदार थे, जिनसे हम लोग भी बात कर रहे थे और जो सोशल मीडिया को भी फीडबैक दे रहे थे। रिजल्ट उसके टोटली अपोजिट आया। उनको ग्राउंड रियलिटी का अंदाज़ा हो ही नहीं सका। उन्होंने लास्ट मिनट तक, बल्कि जिस दिन रिजल्ट आया है उस वक्त भी वो उन्होंने, मेरी बात हो रही तो वो कहते जी RO के ऑफिस में बैठे हैं और हम जीत रहे हैं, जबकि ग्राउंड पे सिचुएशन ये थी कि बहुत पीछे थे। तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था वो रिजल्ट। इसके अलावा इसके अलावा बाकी ये था, बाकी आप अगर देखें तो हमने जितने भी सेशन किए उसमें जो हम बात करते थे ना, तो उसमें 3 सूबों में तो रिजल्ट वही आया जो हम फोरकास्ट कर रहे थे। हम बलूचिस्तान में, सिंध में जो फोरकास्ट कर रहे थे वही आया। हम KPK में फोरकास्ट कर रहे थे कि 2 से 3 सीटें आएंगी, और वो उधर से 1 सीट मिली है पीपल्स पार्टी को। जो सबसे अहम बात थी ना जो हम लोग कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि इसमें देखने वाली चीज ये है कि इसमें PTI का वोटर कैसे रिएक्ट करेगा। और KPK और पंजाब में जो रिजल्ट होगा ना वो इस चीज पे बेस करेगा। और बहुत बड़े बड़े तजिया निगारों के बारे में बात करते हुए हमने कही कि बात ये की कि अगर PTI का वोटर निकल आया और उन्होंने रिएक्ट किया, तो बड़े बड़े तजियाकार जो नवाज शरीफ को वजीर अजम बना के बैठे हैं, कभी 2 तिहाई कभी सादा अक्सरियत दे रहे हैं, तो उनके तजिए गलत हो जाएंगे। तो वैसे ही हुआ। और एक बात और मैंने आपको कही थी, वो ये कही थी कि अगर पीपल्स पार्टी को 20 से 25 सीटें मिल जाती हैं पंजाब से, तो पीपल्स पार्टी अच्छी पोजीशन में आ जाएगी। तो वो 20 से 25 सीटें पीपल्स पार्टी को नहीं मिल सकी। पीपल्स पार्टी तकरीबन उतनी सीटों पे खड़ी है जितनी पे 2018 के इलेक्शन में थी। 6 सीटें उस वक्त थी, 7वीं इनको मूसा गिलानी वाली मिल गई थी, और इस वक्त भी बिल्कुल उतना ही नंबर है, 7 सीटों पे खड़े हैं। तो पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा वोट बैंक तो डेफिनेटली कुछ जगह पे गेन किया है पंजाब में, लेकिन कोई बहुत होपफुल रिजल्ट नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए। और जो PTI के लिए जो रिजल्ट आया और उसकी वजह से जो सिचुएशन बनी है, उसने भी मुल्क को ना काफ़ी इस वक्त क्राइसिस वाली सिचुएशन में है कि कोई भी इस वक्त जाम उठाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा आफ्ताब भाई, मैं अभी रावलपिंडी के कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और उस पे लोगों के तज्जिए भी देख रहा था, और मेरे जहन में बार बार एक चीज आ रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी में किस तरह मैंडेट चुराया गया और ये IGI बनाई गई और एक ही बंदे को अक्सर उसको ही मैंडेट दिया गया। लेकिन इस दफा जो बात हुई है और परसेप्शन ये क्रिएट हुई है कि शायद इमरान खान, उसका भी ताल्लुक इनफैक्ट पंजाब से, अब उसका डोमिसाइल थोड़ा सा तगड़ा है, तो उससे का जब मैंडेट चोरी हो गया तो अब ऐसी ऐसी बातें रिवील हो रही है जो इंसान हैरान हो जाता है। और बहुत सारी ऐसी बातें जो पीपल्स पार्टी के साथ हुई है वो वैलिडेट हो रही है। आज रावलपिंडी ने एक के जो कमिश्नर साहब है, चट्टा साहब शायद कोई है, तो उन्होंने कहा है कि कोई 13 सीटें हमें कहा गया कि इन पे जो है ठप्पे लगाकर उनको 70-70 हजार की लीड पे जो लोग जीते उनको हराया गया। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? इसको आप लिंक भी कीजिए कि क्या पीपल्स पार्टी के साथ भी कभी ऐसा तो नहीं होता रहा? देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ तो हमेशा ऐसा होता रहा ना। आप 1990 का इलेक्शन जो है उसको अगर आप देखें तो
उस वक़्त हम लोग इतने मैच्योर नहीं थे, स्टूडेंट ही थे हाई स्कूल के। तो वो अगर आज हम सोचें ना तो याद पड़ता है कि उस इलेक्शन में ये इमेजिन किया जा तसव्वुर किया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी 1990 का जो इलेक्शन है वो 1988 के इलेक्शन से ज़्यादा अक्सरियत से जीतने में जा रही है। और पता नहीं 1988 में हम ज़रा ज़्यादा छोटे थे, 1990 में हम थोड़ा होश ज़्यादा संभाल लिया हुआ था, तो हमें अपने आसपास इवन लाहौर में भी हर तरफ पीपल्स पार्टी नज़र आती थी। लेकिन जब रिजल्ट आए तो वो टोटली अपोजिट थे। इसी तरह इसको एक और एंगल से भी देख लें। दूसरा एंगल ये है कि 1997 का इलेक्शन, पीपल्स पार्टी का जो पॉपुलर वोट था वो नून लीग से ज़्यादा था, लेकिन पीपल्स पार्टी को 17 सीटें दी गई। इसको एक और एंगल से भी देख लें। वो एंगल ये है कि कोई भी जमात जो ज़ेर अताब रही है पाकिस्तान में, जिसको निकाला गया, फिर उसको ना आने नहीं दिया गया। 1997 का जो रिजल्ट है वो मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी को 17 सीटों तक महदूद कर दिया गया। उसके बाद 2002 का इलेक्शन था तो मुशर्रफ का दौर था और नून लीग ज़ेर अताब थी, पीपल्स पार्टी भी थी लेकिन नून लीग ज़्यादा थी क्योंकि इनकी गवर्नमेंट टॉपल की गई थी। तो नून लीग को भी 17-18 सीटों तक महदूद कर दिया गया। और अब क्या पीटीआई का इतना ज़्यादा वो था कि वो इनको 100 सीटें मिल गई? धांधली अपनी जगह पे हुई होगी। ये आपने जो डिप्टी कमिश्नर वाली बात भी की, अभी मैं अभी वो खबर मैंने नहीं सुनी, मैंने आप ही ने ये खबर ब्रेक की है, मैं अभी बाहर था, मैं नहीं सुन सका। मैं देखता हूँ, लेकिन चलें आपने जो बताई है। अब लोग जो हैं लोगों के ज़मीर इतने जाग गए हैं या ये कोई और फोर्स है जो इनको कंपेल कर रही है कि ये बाहर निकल के तो ऐसी चीज़ें बताएं? ज़रूर हुई होंगी, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद आप देखें उनको 100 के करीब सीटें मिली हैं। और ये पाकिस्तान की ये रवायत रही नहीं कि जो शख्स ज़ेर ताब हो उसको इतनी सीटें मिल जाएं, लेकिन इनको मिली हैं। एक सूबा तो इनको पूरा मिला और कहने वाले तो कहते हैं कि उधर केपीके में जो रिगिंग हुई है वो इनके हक में हुई है। ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा लहर होगी, लेकिन वो ये भी बताते हैं कि उधर आरओज और सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो इनके लिए काम कर रही थी। तो ये मुझे सुन के तो मुझे 1970 का मशरकी पाकिस्तान का रिजल्ट याद आता है कि मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग बड़ी थंपिंग मेजोरिटी के साथ जीती। ये हकीकत है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उस दिन ढाका में हर चीज़ जो थी ना वो अवामी लीग के लिए काम कर रही थी। आया वो इलेक्शन का अमला था, एडमिनिस्ट्रेशन थी या जो भी था, वो सब लोग जो थे ना वो अवामी लीग के लिए काम कर रहे थे। उनकी पॉपुलैरिटी भी थी, वोट भी था, मैं ये इस चीज़ को तो मैं डिनाई ही नहीं कर रहा। और मुझे ऐसी ही सूरत हाल केपीके में भी लगती है, इनकी लहर भी होगी, पॉपुलैरिटी भी होगी, लेकिन इनको पुश भी काफ़ी उधर मिली है। हाँ यकीन, ये तो बात समझ में भी आती है। अच्छा सर, मैं ये जो आपको भी ये कमिश्नर वाली बात बताई रावलपिंडी की, इसलिए मैं सोच रहा था ये थोड़ी सी जो चेंज आई है उसका थोड़ा सा ट्रेंड अगर पैटर्न आप देखें। थोड़ी सी बात कर लेते हैं पीर साईं पागाड़ा की। कल उसका सिंध में हैदराबाद में हमारे पास बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट था। मैंने आज उस पे आर्टिकल भी लिखा है, शायद शाम तक लग जाए। तो उस पे पीर पगाड़ा साहब का जो नैरेटिव होता है वो तो उसके वालिद साहब और ये हमेशा कहते रहे कि हम जीएचक्यू के लोग हैं। और ओपनली पब्लिकली वो अपने जलसों में भी कहते हैं और हर उनके जलसों में जो है वो आर्मी के लिए नारे भी लगाए जाते हैं और ऐसी बातें वो करते हैं। इस दफा ये समझ से बाहर है कि पीर साहब पागाड़ा का जो नैरेटिव है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखें, उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा नैरेटिव लिया है जो समवॉट डिफरेंट आप कह सकते हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट का है। उन्होंने इमरान खान की सपोर्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को भी जो है उनके साथ भी ज्यादती हुई है, वो जीत रहे थे। तो ये सारा पैटर्न आपको कैसे लगता है? आप कमिश्नर को भी इनके साथ अगर इक्वेशंस में मिलाएं तो आप क्या समझते हैं कि एक पैटर्न नहीं हो रहा जो इमरान खान के फेवर में जा रहा है और जिसमें। बिल्कुल, वो तो मैंने जो पिछले क्वेश्चन में मैंने यही तो बात की थी कि ये तो रवायत नहीं है पाकिस्तान की, ये पैटर्न पाकिस्तान का के इलेक्शन का है नहीं है।
कि एक जमात जिसको आप कह लें कि उसके खिलाफ इतनी ज्यादती हो रही है और फिर उसको इतनी सीटें दी और फिर सारी चीजें पोस्ट इलेक्शन भी जो आप देखें ना, तो वो उनकी फेवर में जा रही हैं। अभी ये आपने बात की, अभी आप देखें कि ये जो जमातें एहतजाज कर रही हैं, ये जीडीए है, ये तो चलो है ही सिंध में, जेयूआई फे जो है, ये जी। इलेक्शन ये केपीके में हारे हैं, हाँ। सड़कें ये सिंध में ब्लॉक कर रहे हैं। आपका क्लेम जो है, आपका दावा इमरान खान पे है, आप उसके साथ मुसालियत की बातें कर रहे हैं। तो ये मुझे समझ नहीं लग रही बात। और ये सारे जो सीन है ये सिंध में होने का, इसका क्या मतलब है? इसका मुझे तो मतलब ये है कि जो मुझे समझ आ रहा है, शायद इसमें कोई सच्चाई हो, कि ये जो सारा पाकिस्तान छोड़, देखें धांधली की मेन शिकायत किस जगह पे है, केपीके और पंजाब में, या अब बलोचिस्तान में अभी भी रिजल्ट आ रहे हैं चेंज होके। हाँ। सिंध में तो ऐसा कोई इशू भी नहीं है बहुत बड़ा रिजल्ट का, कि कोई अब ये राशिद सोमरो अगर धांधली की शिकायत करे तो वो नाजायज शिकायत है, कि वो कैसी सीट पे, जो कि जब से पीपल्स पार्टी बनी है वो सीट कभी पीपल्स पार्टी ने हारी नहीं, 1 लाख वोटों के फर्क से आप हार रहे हो, तो वो धांधली अगर कहें तो वो कोई नहीं मानेगा। लेकिन ये सारा जो ग्राउंड सिंध बना हुआ है, इसमें समझने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। और इसमें निशानियां ये हैं कि क्या पीपल्स पार्टी को किसी चीज पे प्रेशराइज किया जा रहा है ये करके उधर, क्या इनको कोई चीज मनवाने की कोशिश की जा रही है, या इनको किसी फैसले से पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है? कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड में है अच्छा, ये कि जी, आप मैं आपसे जी इत्तेफाक करता हूँ, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं जो आपने बात कही है ना सर, ये पता नहीं मैंने एग्जैक्टली यही अल्फाज अपने आज के आर्टिकल में भी लिखे हैं जो आपने कहा। ये जी फजल रहमान साहब की पार्टी ने सिंध में इस दफा क्या, कभी तारीख में एक सीट नहीं ली, कभी सीट ही नहीं ली उन्होंने, कभी नहीं ली। कभी उन्होंने ना सूबाई की ना कौमी नहीं की, नहीं, कभी सीट ही नहीं ली। तारीख में और नहीं, उनका सारा एहतजाज सिंध में है। सारा इत्तेहाद सिंध में एक सीट नहीं ली। अगर एक सीट, अच्छा दो तीन चीजें मैं और भी आपको बताना चाहता हूँ। और उसके बाद ये जीडीए वाले दोस्त हमारे ये किसके साथ मिले थे, कौम परस्तों के साथ मिले थे। और कौम परस्त वो जो जिनका मानना है सो कॉल्ड कि हम एंटी स्टेब्लिशमेंट है, वो जीडीए वाले लोग के साथ मिले थे जो प्रो स्टेब्लिशमेंट है। अच्छा, ये भी एक अनहोली इत्तेहाद है। सोनो पे सुहागा ये जिसपे मैंने लिखा भी था वो ये कि फिर इन लोगों ने एमक्यूएम के साथ भी इत्तेहाद किया, जिसको लोग समझते हैं कि वो एंटी सिंध है और एंटी सिंधीज पार्टी है। इनका आपस में मिलना ये भी समझ से बाहर है। इससे बढ़कर एक एक बात और भी आपको बताता हूं जो बिल्कुल अनहोली, ये जमायत के जो अमीर है कराची के, ये हाँ, ये ये वो भी सब, अलग खड़े थे। हाँ उसकी जो तकरीर आप उसको अगर आप, क्योंकि मैं कराची में ज्यादा रहा हूं, तो कराची में अगर आप जाएंगे तो कराची की शारा फैसल और हर जगह पे, अभी तो मुर्तजा साहब आ गए, वहां इज डूइंग ए वंडरफुल जॉब, लेकिन उसकी जो कंपेन थी वो इतनी बाइस्ड अगेंस्ट पीपल ऑफ सिंध। वो कहते थे कि सिंध के लोगों को यहाँ पे कोई हक नहीं है कि यहाँ पे आके हुक्मरानी करे, ये हक हुक्मरानी हमारा है, हम सिंध के वडेरों से निजात चाहते हैं, सिंध के लोगों से निजात चाहते हैं, इतने तक उनकी कंपेन चलती थी। आज उन सारे वडेरों के हुजूम में जिनको ये ललकारता था, उनके साथ ये अमीर साहब खड़े हुए थे और तकरीर कर रहे थे। ये ये कैसे ऐसे लोग मिल जाते हैं, आग और पानी ही, और बिल्कुल एक दूसरे के साथ वन पेज पे खड़े हो जाते हैं। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती, आप क्या कहेंगे आफ्ताब भाई? देखिए बात ये लोग ना करते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की, कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक माजी रहा है बड़ा, वो जो भी माजी रहा है, तो ये कैसे ही इकट्ठे बैठ जाते हैं। लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो भी माजी रहा है, इन्होंने उसके उससे सीखा, उसके बाद इन्होंने मिसाक जमहूरियत किया। ये एक दो दफ़ा 2008 में भी कोलेशन हुई, उसके बाद 16 महीने की भी कोलेशन हुई, इलेक्शन में भी गए। ये इलेक्शन ऑफ कोर्स दोनों मुख्तलिफ नज़रियात की पार्टीज़ हैं, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना था, जो भी किया। और जो भी इलेक्शन के बेन उसमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग पे तो ये एतराज़ सारे करते हैं। लेकिन यही सूरत हाल अगर आप देखें तो पीटीआई और
जमीयत उलमा इस्लाम की भी थी, फजलुर रहमान की पार्टी की। वो जब आपस में मिलते हैं, पहली दफ़ा उनकी मुलाकात होती है और वो हर चीज़ भूलने को तैयार हो जाते हैं। और ये सिंध वालों का तो आपने बता ही दिया है। हर जमात इस्लामी से तो मैं ये इस तरह की मुनाफ़कत की तवक्को करता हूँ। एक्सक्यूज़ मी अगर मैं मेरे अल्फाज सख्त हैं, उनसे तो मैं इस तरह की चीज़ की तवक्को करता हूँ। लेकिन ये बाकी ये पीर पगाड़ो और ये सारे जो हैं, ये भी सारी वो जमातें हैं जिनका ना कोई नज़रिया है, ना कोई इनका दीन ईमान है, इनकी कोई वो ना पॉलिटिकल बेस है। इन लोगों से भी ये तवक्को की जा सकती है कि ये कोई भी स्टैंड ले सकते हैं जो कि वक़्त के मुताबिक इन्हें सूट कर रहा हो। लेकिन सबसे बड़ा जो इस वक़्त देखने में आया वो पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम का था। और मौलाना साहब ने जो एक दो बातें कर की वो नदीम मलिक के साथ इंटरव्यू में, अब कोई भी जमात पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, वो ऐसे बंदे पे एतबार करके अगर इत्तेहाद करती है तो मेरा ख्याल है फिर वो उनकी भी नालायकी है कि एक बंदा जो आपके साथ शुरू से है, पूरे मफाद उस बंदे ने लिए हुए हैं, अपने हुजम से ज्यादा वो बेनिफिट ले चुका हुआ। आज भी उसकी केपीके में थ्रू गवर्नर उसकी गवर्नमेंट है, क्योंकि उधर चीफ मिनिस्टर की वफात हो चुकी है तो गवर्नर आज ही एक टाइप का उधर। तो आज भी उसके पास इस जो 16 महीने का उसका जो बेनिफिट्स हैं आज भी वो उसको मिल रहे हैं। और वो बंदा वो बातें कर रहा है कि जी अदम एतमाद कैसे आई, कैसे नहीं आई, किसके कहने पे आई। और जो बातें कर रहा है वो कोई ऐसी कोई तो बातें भी नहीं है कि जो लोगों को पता नहीं है, सबको वो बातें पता है। तो आया ऐसे बंदे पे पीपल्स पार्टी या नून लीग को मुस्तकबिल में एतमाद करना चाहिए? इसको कभी अपने इत्तेहाद में लेना चाहिए? अगर वो इत्तेहाद में इसके ये इन बातों के बाद भी लेते हैं तो फिर ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की नालायकी भी है। नहीं, मैं तो इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि ये मौलाना साहब तो हमेशा सिंध को ब्लैकमेल करते हैं, पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करते हैं। सिंध सूबे में बहुत बहुत सेक्युलर है लोग, असेंबली मेंबर्स ज्यादातर अपने अंदर में सेक्युलर हैं। वो मुझे याद है कि एक बिल लेकर आए थे जिसमें उन्होंने कहा कि 18 से कम जो फोर्स कन्वर्जन हो रही है उसमें उन्होंने एक बिल लाए थे, और उन्होंने कहा था कि ये हम बिल लाएंगे, एटलीस्ट आप छोटी बच्चियों को कन्वर्ट ना करें। तो उस पे इस साहब ने बड़ा इतराज किया था, और इतना इतराज कि पीपल्स पार्टी को वो जो है वो अपना स्टैंड वापस लेना पड़ा था। तो हमेशा ब्लैकमेल ही करता रहा है। अभी जैसे आपने कहा कि जो जो हुकूमत आई थी, जो 18 ये अपना सॉरी अदम एतमाद के बाद जो 18 मंथ की जो हुकूमत आई थी, उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो आप देखें तो मौलाना साहब है। उनके समधी शायद वो गवर्नर थे, और उनके अभी भी हैं, हाँ अभी अभी भी भी है, हैं, अभी भी है। अभी भी हैं। चीफ मिनिस्टर की उधर वफात हो गई है तो उसके बाद चीफ मिनिस्टर का अपॉइंट भी हुआ। हाँ। तो प्रैक्टिकली तो गवर्नर के अंडर ही गवर्नमेंट चल तो रही थी। सारा उसका सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी भी वही है। और मैं सुन रहा था, शहबाज साहब भी कह रहे थे एतबार किया जा सकता है, बड़ी रेशनली बात कर रहे थे। और राना सनाउल्लाह भी ये कह रहे थे कि सबसे ज्यादा इस बंदे ने जोर दिया कि हम दोबारा इलेक्शन नहीं कराते, और हम इसको एक हुकूमत बनाते हैं। अभी तक ये इलेक्शन के खिलाफ थे, हुकूमत टूट जाने के बाद भी, हाँ, उसके बाद इसने हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की हो है। जाने के बाद तक ये इलेक्शन के खिलाफ थे। इलेक्शन सर ये जब अनाउंस हो गई है उसके बाद इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि आप इसको हाँ, पोस्टपोन करें। हाँ, बिल्कुल। हम हम्म, ये इलेक्शन हमारे, तो बहरहाल उसको वो यकीन था, क्योंकि वो देख रहा होगा ना, रीड कर रहा होगा कि केपी में क्या हुआ है। जी। केपी में तो जो इनफैक्ट यकीनन उसको सपोर्ट मिली होगी, लेकिन एक लैंडस्लाइड, एक पीटीआई को एक विक्ट्री तो मिली है ना। आपने देखा एएनपी को भी उन्होंने बिल्कुल हस्ती से हाँ, मिटा बिल्कुल। दिया। अब आप देखिए इधर एएनपी का कैसा, एएनपी जो है वो कैसी जो असूलों वाली जमात साबित हुई है ना। जी। उनके साथ भी राब्ता किया पीटीआई वालों ने। उन्होंने कहा नहीं, हम आपके साथ नहीं बैठ रहे क्योंकि हमारा आपके ऊपर दावा है, तो हम आपके साथ कैसे बैठ सकते हैं। अब यही मौलाना का भी दावा किसके ऊपर है? पीटीआई के ऊपर है ना। हाँ। तो फिर किस मुंह से आप उनके साथ बैठ रहे हैं? और एहतजाज आप सिंध में कर रहे हैं। हाँ, ये तो आप सिंध के लोगों को सजा दे रहे हैं कि उन्होंने आपको वोट नहीं दिया। हाँ, ये तो मुनाफकत वाली बात है ना सर। एक मैं मजे की बात बताऊं, मेरे भी दोस्त हैं, आप तो रहते ही बाहर है माशाल्लाह, लेकिन जो भी हमारे एक्सपेक्ट फ्रेंड्स हैं वो बार बार मुझे वो चीजें भेज रहे हैं कि देखे पहले बिलावल ने जरदारी के उसके बारे में क्या कहा, शहबाज शरीफ के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में। और
वाइस वर्सा उन्होंने क्या कहा शहबाज शरीफ ने उसके बारे में, या इन्होंने क्या कहा बिलावल ने, लेकिन अब आप उसके साथ मिल गए, पीपल्स पार्टी उनके साथ मिल गई। अच्छा लेकिन ये देखे ना ये, इनको जी ये आपका बात समझ नहीं आती, कंप्लीट हाँ, करने से। इनको ये बात समझ में नहीं आती कि मौलाना साहब को वो डीजल डीजल कहते रहे, फिर उसके साथ मिल गए, और इसी तरह ये इनको यहूदी एजेंट कहता रहा, और उसके साथ ये मिल गए। यहाँ पर इनको वो चीज वो नजर ही नहीं आती। जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये इन लोगों को ये चीज नजर नहीं आती कि ठीक है, चेयरमैन बिलावल ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहा कि हम लोग नून लीग के साथ नहीं बैठेंगे, जरदारी साहब ने भी कहा कि हम लोग नून लीग के साथ नहीं बैठेंगे, नहीं बैठते वो। अब ये इलेक्शन के बाद जो सिचुएशन बन गई है, अब उसमें एक कौमी जिम्मेदारी भी तो एक कौमी सियासी जमात पे आती है ना। अब इमरान खान के लिए बड़ा आसान है कि वो, उसको तो कोई लती चढ़ी है ही नहीं, वो तो कहता भाई मैंने किसी के साथ नहीं बात करनी, सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। हाँ ठीक है, उसके लिए बड़ा आसान है। अब जब ये गवर्नमेंट, जब जब इलेक्शन होता है, तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा था कि हम इनके साथ बात करना चाहते हैं, सबसे पहले आजाद लोगों के साथ, सबसे पहले उन्होंने कहा। अब वो आगे से एक बंदा मिलने को तैयार ही नहीं है। और ये सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने भी ये बात कही कि जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम अभी डिबेट कर रहे थे इस चीज के ऊपर कि हमने किसको सपोर्ट करना है। तो खबर मिली इमरान खान की कि उसने कहा कि मैंने किसी के साथ नहीं बात करनी। तो कहते फिर हमारे पास चॉइस क्या है। अब रिजल्ट ऐसा है कि कोई दो पार्टियों को तो आपस में मिलना है ना। अगर नहीं मिलेंगे